नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द पीएच क्लासेज पर। मैं हूं आपका दोस्त AK प्रेमहरी और आज हम लेकर आए हैं जनरल रीजनिंग की क्लास नंबर 3। साथियों, आज का सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हो KVS, NVS या DSSS की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो SSC, CGL या फिर HSSC के किसी एग्जाम की, तो साथियों ये वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपका सिलेक्शन तय करने वाले हैं। सबसे पहले हम एड्रेस करना चाहेंगे हमारे उन साथियों को जो KVS, NVS टीयर 1 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, जनवरी में आपका एग्जाम है, 1 महीना पूरा बचा हुआ है, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और हमें ज्वाइन कीजिए हमारे इस चैनल द पीएच क्लासेज को सब्सक्राइब करके। साथियों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। यानी कि हमें थर्ड के लिए एक फोर्थ नंबर ढूंढना है उसी प्रकार से जो कि फर्स्ट और सेकंड आपस में रिलेटेड हैं। अगर हम 6 को और 215 को अगर हम आपस में देखें, 6 को और 215 को अगर हम आपस में देखें तो यहाँ पर या तो स्क्वायर की रिलेशन होती है या क्यूब की रिलेशन होती है या नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं साथियों, 6 का हमारे पास अगर हमें क्यूब याद है तो साथियों 6 का क्यूब होता है 216। अब आप देखिए कि 6 के क्यूब में से क्यूब ना लिखकर उन्होंने एक कम लिखा है, यानी कि 216 नंबर 216 ना लिखते हुए उन्होंने लिखा है 215। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर आना चाहिए वो 8 का हम क्यूब करें और 8 के क्यूब में से साथियों 1 माइनस करें। जैसे कि हमने 6 का क्यूब किया, 6 के क्यूब में से 1 माइनस किया, तब हमारा 215 आंसर आया। तो अगर हमें थर्ड नंबर हमारे पास 8 है तो 8 का हम क्यूब करें फोर्थ नंबर के लिए और उसमें से 1 माइनस करें। तो साथियों 8 का जो क्यूब होता है हमारा वो होता है 512। अब 512 में से अगर हमने 1 माइनस कर दिया तो 511, यानी कि 6 और 215 आपस में रिलेटिव हैं तो 8 और 511 आपस में रिलेटेड होंगे। तो साथियों हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, यानी कि पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग में ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है क्लासिफिकेशन, यानी कि ओड वन आउट, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर छांटना है जो बाकी सभी पेयर्ड नंबर से अलग है। इसमें आपके वर्ड्स हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, मिक्स्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम नंबर चेक कर पा रहे हैं 343 है, 1331 है, 729 है और 125 है। साथियों यहाँ पर अगर हम देखें 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125। फिर अगर हम दूसरा नंबर देखें जो 7 है, 7 का जो क्यूब होता है साथियों वो होता है 343। वहीं अगर हम देखें 11 का जो क्यूब होता है साथियों वो होता है 1331 और साथियों 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729। यानी कि एक रिलेशन तो सभी में आ गई, इसमें से हम किसी भी एक नंबर को अलग से छांट नहीं पाए। लेकिन अगर हम इन सभी नंबर्स को ही क्यूब के साथ साथ एक फॉर्म, अगर हम दूसरा नंबर पैटर्न लगाएं जिसमें हम चेक करें कि इन सभी नंबर्स में से सभी नंबर क्यूब नंबर तो हैं, बट इन सभी नंबर में से सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो स्क्वायर नंबर भी है और साथियों वो नंबर है 729। 729 यानी कि चाहे आप 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 729 आने वाला है, और 729 के ही केस में चाहे आप 27 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी कि आपने 27 का स्क्वायर किया तो भी 729 आएगा, और अगर 9 का क्यूब करोगे साथियों तो भी 729 आएगा। यानी कि 729 इन सभी नंबर्स में से अकेला नंबर है जो क्यूब नंबर होने के साथ साथ एक स्क्वायर नंबर भी है। इट मींस यही इन सभी में एक ओड नंबर है और हमारा जो आंसर होने वाला है साथियों वो होगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए जब हम ओड वन आउट कर रहे होते हैं स्पेसिफिक नंबर्स के केस में। तो चलिए साथियों हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पर मंकी है, मंकी को इन्होंने लिख दिया है XDJMNL।
अब हमें टाइगर को उसके लिए पहचानना है कि अगर हमने मंकी को MONKEY अगर मैं लिख देता हूं, आप भी अपनी रफ नोटबुक में ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम में जब आपके पास कहीं पर अगर ऐसी जगह है, ब्लैंक स्पेस है, वहां पर आप ऐसे रिलेशन इनके बना सकते हैं। अगर मैं चेक करूं M और X का रिलेशन होने की बजाय मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट नंबर है Y वो X के साथ काफी ज्यादा रिलेटेड है, यानी X उससे पीछे वाला नंबर है। अगर मैं ये Y है, इस पूरे पैटर्न को ही अगर मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेंज कर दूं, Y को पहले लिख लूं, E लिख लूं, फिर K लिख लूं, N और O और M, और नीचे वाले सभी को ऐसे ही रहने दें, X D J M N L। तो यहां पर अब आप शायद अच्छे से पहचान पाए कि किस प्रकार से कोडिंग की हुई है, यानी कोडिंग की हुई है पीछे से। जो लेटर्स हैं, आखिरी लेटर की कोडिंग सबसे पहले है, और कोडिंग इस प्रकार से है कि कोडिंग में एक पोजीशन पीछे कर दी, यानी Y को X कर दिया, E को D बना दिया, K को J बना दिया, N को M बना दिया, O को N और M को L। तो साथियों हमारे पास है जिसके लिए हमें कोडिंग चाहिए, वो है टाइगर। तो सबसे पहले हम टाइगर को रिवर्स ऑर्डर में लिख लें। R है, फिर E आएगा, फिर G आएगा, फिर I आएगा और फिर T आएगा। अब साथियों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये हो जाता है कि R से पहले क्या आता है, तो क्या आता है, D से पहले क्या आता है, E से पहले क्या आता है, D आता है, G से पहले F, I से पहले H और T से पहले S। यानी कि आपने पैटर्न को चेंज किया, रिवर्स ऑर्डर किया और उसमें से हर एक में से 1 को माइनस कर दिया। अब आप चेक कर पा रहे होंगे कि QDFHS, QDFHS आपका ऑप्शन 1 है। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो होगा ऑप्शन ए। तो साथियों इस प्रकार से आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगला जो स्पेसिफिक टाइप है ब्लड रिलेशन, हमेशा क्वेश्चन आते हैं जनरल रीजनिंग में, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, यानी कि जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है वो एक लड़का की फोटो है। सुरेश बोलता है कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी सुरेश जो है, सुरेश की मदर है। अगर हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें, ही इज द ओनली सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी सुरेश की जो मदर है उनका एक बेटा है, उनका सिर्फ एक बेटा है, और सुरेश खुद वो, इसका मतलब सुरेश का कोई भाई नहीं है, सुरेश ही वो बेटा है। अगर कोई ये कहे कि मेरी माँ का एक ही बेटा है और कोई व्यक्ति ये बात को बोल रहा है, इसका मतलब बोलने वाला ही उनकी माता का बेटा है। अब उन्होंने कहा कि जो जिस बच्चे की फोटो की तरफ इन्होंने इशारा किया है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, यानी कि सुरेश का भी ओनली सन का भी बेटा, ओनली सन का भी सन। तो जी इसका मतलब ये है कि सुरेश अपने बेटे की तरफ ही अपने बेटे की फोटो की तरफ ही इशारा करके कहता है कि यह जो बच्चा है वह मेरी माता के अकेले इकलौते बेटे का बेटा है। इसका मतलब वह जो फोटो वाला जो बॉय है वो तो बेटा हो गया और सुरेश जो है वो उसका पिता हो गया। अब क्वेश्चन में हमें इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन को दोबारा से रीड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में वो उस बॉय का रिलेशन भी पूछ सकता है सुरेश के साथ और सुरेश का रिलेशन भी पूछ सकता है बॉय के साथ, तो दोनों में आंसर चेंज हो जाएगा। अगर वो पूछता है कि बॉय कैसे रिलेटेड है सुरेश के साथ, तो बॉय सन है, बेटा है सुरेश का। लेकिन अगर उसने कहा है कि सुरेश कैसे रिलेटेड है उस बच्चे के साथ, तो सुरेश उस बच्चे का पिता हुआ। तो साथियों ब्लड रिलेशन में इस प्रकार से हम स्पेसिफिक एरोज का यूज कर सकते हैं। कहीं पर अगर कोई वुमेन आती है, वुमेन के लिए हम स्पेसिफिक अलग कोई साइन का यूज कर सकते हैं, W लिख सकते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कहां पे किसी औरत के साथ ब्लड रिलेशन बताया गया है, कहां पे किसी व्यक्ति के साथ ब्लड रिलेशन बताया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी जनरल रीजनिंग में हमेशा आते हैं। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले 12 है साथियों, फिर 22 है,
फिर 42 है, फिर 72 है। यहाँ पर अगर हम क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस को देखेंगे साथियों, यहाँ पर पहले में डिफरेंस 10 का निकल के आता है, सेकंड में डिफरेंस 20 का है, थर्ड में डिफरेंस 30 का है। तो साथियों एक क्लियर पैटर्न बनता है और जो डिफरेंस होने वाला है वो होने वाला है 40 का। अब जल्दी से आप आंसर दें कमेंट सेक्शन में। 72 अगर इसमें हमने 40 ऐड कर दिया तो ये 112 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। तो साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टेटमेंट और असर्टिव रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस हैं वहां पर हम वेन डायग्राम बना सकते हैं, सर्कल्स बना सकते हैं ताकि हमें आसानी से जो भी कंक्लूजन्स है वो हमारे क्लियर हो जाएं। पहला क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पर साथियों जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इंक्लूड करके नहीं देखेंगे। जो भी स्टेटमेंट्स है उन्हीं को हम सच मानेंगे और उसी के हिसाब से हमें कंक्लूजन निकालने हैं। ऑल कंप्यूटर्स आर मशीन्स, तो जो भी बड़ा डाटा होगा उसके लिए हम बड़ा सर्कल्स या बड़ा बॉक्स बनाएंगे, यानी कि जो भी कंप्यूटर्स हैं वो मशीन का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सी से कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर लिया और ये बड़ा जो एक रेक्टेंगल है ये मशीन को रिप्रेजेंट करता है, यानी सभी कंप्यूटर हिस्सा है मशीन्स का। बट नो मशीन इज ए टेलीविजन, यानी कि टेलीविजन का बॉक्स अलग से बनेगा। टेलीविजन बिल्कुल अलग है और कंप्यूटर हिस्सा है मशीन्स का। चलिए अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। नो कंप्यूटर इज ए टेलीविजन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर का बॉक्स बिल्कुल अलग है, बॉक्स नंबर 1, और टेलीविजन का बॉक्स नंबर 2 बिल्कुल अलग है, आपस में कोई रिलेशन इनकी नहीं है। तो यही स्टेटमेंट में कहा गया है, यानी कि कंक्लूजन 1 करेक्ट है। सेकेंड अगर हम स्टेटमेंट देखें, सब मशीन्स आर कंप्यूटर, कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो कंप्यूटर हैं, बिल्कुल सही है जी। अगर यहाँ पर अगर हम देखें सभी के सभी कंप्यूटर मशीन हैं, लेकिन मशीन में कंप्यूटर के अलावा भी बाकी मशीन्स हो सकते हैं। ये जो हिस्सा हमारा ब्लैंक बचा हुआ है कंप्यूटर के सर्कल के बाहर, जो कि आता है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, यानी कि कंक्लूजन 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। अब हमें चेक करना है वो ऑप्शन जहां पर ये दोनों हो, तो ऑप्शन सी वो आंसर होगा। तो साथियों हमारा आंसर होने वाला है आंसर सी, जिसमें ये गिवन है कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर फॉलोज। सो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड द मीनिंगफुल ऑर्डर। तो साथियों ये तो बिल्कुल आपकी सीधा नौकरी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस प्रकार से एक पैटर्न में आप इनको अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों एडवर्टाइजमेंट निकलता है। अगर हम देखें 5 नंबर को, तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट निकलता है। सो 5 नंबर को हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें एडवर्टाइजमेंट के बाद एप्लीकेशन फिल करवाए जाते हैं, तो 5 के बाद 6 आएगा। तो 5 के बाद 6 है। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद साथियों इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू हो गया नंबर 2। उसके बाद सिलेक्शन, कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट होने के बाद उनके पास आएगा अपॉइंटमेंट ऑर्डर, यानी कि नंबर 4। अपॉइंटमेंट ऑर्डर आने के बाद वो ज्वाइन करेंगे सर्विस को और उनका प्रोबेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 5, 6, 2, 3, 4, 1। तो साथियों हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं कि आप इस पूरे दौर में 1 तक पहुंचे और 1 को भी क्लियर करें, यानी प्रोबेशन को भी आप सफलतापूर्वक क्लियर करें। हमारी तरफ से आपको ये शुभकामनाएं हैं कि आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पहले एडवर्टाइजमेंट निकल चुके हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, आपने एग्जाम दिया और आपने इंटरव्यू भी दिया, फिर आपका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिला, अपॉइंटमेंट के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हुआ और आपने प्रोबेशन भी क्लियर किया। इस प्रकार से हम ये पैटर्न बना सकते हैं। तो 5, 6, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। किसी भी टर्म के यहाँ पर लॉजिकल ऑर्डर दिए जा सकते हैं रीजनिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, फिर से वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। वेन डायग्राम में हम चेक करेंगे आइडेंटिफाई द डायग्राम विच बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्नीचर, चेयर्स एंड टेबल्स। तो साथियों चेयर और टेबल दो अगर हम देखें, चेयर और टेबल आपस में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, परंतु दोनों ही चीजें फर्नीचर का हिस्सा है, यानी कि दोनों ही चीजें चाहे वो टेबल हो चेयर हो वो फर्नीचर के अंदर ही आती हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सर्कल होना चाहिए फर्नीचर को रिप्रेजेंट करता हुआ। चेयर और टेबल आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है बल्कि हिस्सा है फर्नीचर का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है जैसा यहाँ पर रिलेशन अपीयर होता है चेयर, टेबल और फर्नीचर के बीच। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सिलेक्ट करना है मिसिंग नंबर को, जो कि गिवन रिस्पॉन्सेज में से है 5, 4 और 41। तो यहाँ पे आपका पैटर्न 5, 6, 7 ऐसे देख सकते हैं, 4, 5, 6 ऐसे देख सकते हैं, 41, 61 अब यहाँ पे देखिए साथियों, तो 41, 61 इस पैटर्न में भी आप देख सकते हो इनको कि किस प्रकार से ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बट अगर हम दूसरा पैटर्न देखें तो यहाँ पर अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम रिलेशन देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ ये कैसे रिलेटेड है, तो साथियों सबसे पहले हमें 5 नजर आता है, 5, 4 और 41। तो क्या हम 5 का अगर स्क्वायर देखें तो 5 का स्क्वायर 25 है साथियों, और 4 का स्क्वायर है 16, जो कि दोनों को ऐड करने पर 41 हो जाता है। यानी कि हमने सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिया, फिर नीचे वाले का स्क्वायर लिया और 41 सबसे नीचे की साइड हमने इसको लिख दिया। फिर हम 6 का स्क्वायर अगर हम देखें अगली सीरीज में जो 36 है, 5 का स्क्वायर 25 है, दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 61 आंसर आता है। फिर साथियों अगर हम थर्ड में इसी पैटर्न को फॉलो करें तो सबसे पहले 7 है, 7 का स्क्वायर होने वाला है 49, 6 है, 6 का स्क्वायर होने वाला है 36, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आने वाला है 85। तो 85 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 85, जो कि हमें मिला है स्क्वायर को ऐड करने पर। अब हम नेक्स्ट नंबर अगर हम देखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। इफ द प्लस मींस डिवीजन, द टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई मींस द सब्ट्रैक्शन, डिवीजन मींस द मल्टीप्लिकेशन एंड द सब्ट्रैक्शन मींस द एडिशन, देन वी हैव टू चेक। तो साथियों जैसा जो भी स्टेटमेंट है सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, 8 + 6 डिवाइडेड बाई 4 - 7 टाइम्स 3, ये क्वेश्चन गिवन है। बट हम जैसे ही सोल्व करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले जैसे कि साइन यहाँ पर जैसे कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वैसे ही हम चेंज कर लेंगे। चेंज करने का मतलब है सबसे पहले पॉजिटिव को उन्होंने कहा डिवीजन के अंदर चेंज करना है, तो आप चेंज कर देंगे पॉजिटिव को डिवीजन के अंदर, यानी सब्मिशन को डिवीजन के अंदर। सेकंड है 6 के बाद डिवीजन का साइन है, लेकिन उन्होंने कहा डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लाई करना है आपको, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन से चेंज कर दिया। फिर साथ ही आपका नेगेटिव है यानी कि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को उन्होंने कहा एडिशन के साथ चेंज करना है, और मल्टीप्लिकेशन को चेंज करना है सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ। तो साथियों यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे बडमास के फॉर्मूले से, तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ सोल्व होगा, फिर डिवीजन सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने डिवीजन को सोल्व कर लिया, इस फॉर्म के अंदर हमारा आंसर आ गया। साथियों इसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी कि 16/3 प्लस 7 - 3। 16 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.33। उसके बाद 7 और 3 को अगर हम यहाँ पे देखें तो +4 का आंसर आया हमारा, यानी कि 9.333, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, तो 9.3 हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन बी के साथ हम जाने वाले हैं। ऑप्शन बी हमने यहाँ पर आंसर के होम में लिख दिया, जो कि है 9.3। तो साथियों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक बार स्टेटमेंट लिखें जैसे गिवन है, फिर उसके बाद उनके साइन चेंज कर दें। साइन चेंज करने के बाद आप बेसिकली बडमास के फॉर्मूले से इनको सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा आसान क्वेश्चन है, बोटनी प्लांट से रिलेटेड है, एंटोमोलॉजी किससे रिलेटेड होगी, यानी कि आपके पास जीके की नॉलेज भी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग में आपके पूरे मार्क्स आए। बोटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स का, बोटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की। तो अब आपकी एंटोमोलॉजी क्या होती है जी? एंटोमोलॉजी के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं इंसेक्ट्स की। एंटोमोलॉजी वो ब्रांच है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि इंसेक्ट्स। ना हम स्नेक्स के बारे में स्टडी करते हैं, बर्ड्स के बारे में और जम्प्स के बारे में स्टडी करने के बजाय एंटोमोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में।
डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन में साथियों आपको पता है कि बेसिक टर्म्स यूज करें, ऊपर की तरफ नॉर्थ को दिखाएं, नीचे की तरफ साउथ को, राइट हैंड की तरफ ईस्ट को, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट को, और जैसे कि पैटर्न कहता है वैसे ही हम चलते रहें। स्टार्टिंग पॉइंट से जनरली रिलेशन पूछी जाती हैं, या तो पूछी जाती है कि डिस्टेंस क्या होगा, या पूछा जाता है साथियों की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे गिवन है राहुल ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो ये हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं ओ। राहुल गया जी 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, तो पहली जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर की तरफ गया, वो भी 10 किलोमीटर। ही टर्न्स टू राइट, यानी कि राइट की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है वो राइट की तरफ मुड़ेगा, यानी कि अभी वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। देन ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट, दोबारा से राइट की तरफ मुड़ता है और साथियों चलता है वो 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर गया है, यानी कि उतना ही डिस्टेंस लेना है जितना आप ऊपर की तरफ गए थे 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर वापस से वो नीचे की तरफ आ गया राइट में मुड़ने के बाद। हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अब आप देख सकते हैं ये आपका ओ स्टार्टिंग पॉइंट था साथियों, और एफ फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पर ओ से एफ की तरफ अगर हम डिस्टेंस देखें, ऊपर वाली डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी होने वाली है 5 किलोमीटर, तो आपका आंसर भी हो जाएगा 5 किलोमीटर। चलिए साथियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डाइस का क्वेश्चन है, टू पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, एक ही डाई की दो पोजीशन गिवन है। तो यहाँ पर है 1, 2 और 3, यहाँ पर है 1 और 3, यानी कि दो पार्ट आपके कॉमन हो गए। 1 और 3 कॉमन है का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास डाई के दो पार्ट विजिबल हैं तो उनके आमने सामने वाले पार्ट ही हम देख सकते हैं। यानी कि अगर आपने 1 और 3 को देखा है तो जो बाकी के जो दो पार्ट अगर आपको दिखाई दे रहे हैं 6 और 2, इसका मतलब इस 2 के पीछे ही यहाँ पर 6 छुपा हुआ है। तो उधर से किसी ने देखा तो उसको 1 और 3 दिखाई देने के साथ साथ 6 भी दिखाई दिया। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि विच नंबर विल बी ऑन द टॉप इफ द 6 इज एट द बॉटम, यानी कि अगर 6 सबसे नीचे की तरफ होगा तो टॉप की तरफ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई किया कि 6 के सामने 2 है, तो अगर टॉप के ऊपर 6 होने वाला है तो बॉटम के ऊपर डेफिनेटली वहां पर 2 होने वाला है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के साथ हम जाने वाले हैं और आंसर होगा 2। चलिए साथियों बड़ा प्यारा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि रिपीटिंग टर्म्स या रिपीटिंग सीरीज के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन जो भी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ए के बाद बी दिया हुआ है, ए के बाद सी दिया हुआ है, यानी कि एक बार ए के बाद बी आने वाला है, एक बार ए के बाद सी आने वाला है। यहां भी आप देख सकते हैं एक ए के बाद सी दिया हुआ है, तो यानी कि एक बार ए के बाद सी और एक बार ए के बाद बी। तो यह आपका कुछ पैटर्न होने वाला है। यहाँ पर हम गिवन ऑप्शंस में से अगर हम चेक कर रहे हैं, ए आया है सबसे पहले, उसके बाद साथियों सी आया है, और ए सी के बाद अगर हम देखें तो ए सी और बी, यानी कि ए सी के बाद अगर हम बी पुट करते हैं सबसे पहले पार्ट में, फिर अगर हम कोमा लगाते हैं सी ए बी, फिर हम देखते हैं कि भाई आपका इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर कई बार पैटर्न आपका 4 का भी हो सकता है, कई बार पैटर्न आपका 3 का भी हो सकता है। अब 3 का पैटर्न इसलिए नहीं होगा क्योंकि 16 प्लेसेस हैं टोटल, तो 16 प्लेसेस हैं, 16 प्लेसेस रेफर करते हैं आपके 4 के पैटर्न को, यानी कि आपका जो पैटर्न होने वाला है साथियों उसके अंदर 4 आपके लेटर्स जरूर होंगे, क्योंकि 16 को जब हम इक्वल पार्ट में बांटते हैं या तो 8 के पैटर्न बने या 4 के पैटर्न बने। तो आपका ए आया है, सी आया है, फिर ब्लैंक आया है, फिर सी आया है, यानी कि एक पैटर्न तो ये हो गया। उसके बाद ए बी, फिर ब्लैंक और बी, फिर ये आया है। अगर हम पहले 4 को, अगले 4 को, फिर अगले 4 को अगर हम देखें, हमने यहां पर बी तक लिख लिया, ए बी ब्लैंक बी, यानी कि फिर आया है ए सी ब्लैंक सी, और लास्ट में आया है साथियों ए ब्लैंक सी और बी। तो यहां पर अगर आप देखें ये जो 4 के हमने पैटर्न बना दिए हैं, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो जो पहला ऑर्डर है और तीसरा ऑर्डर है क्या वो एक जैसे हैं? क्या सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर एक जैसे हैं? अगर एक जैसे हैं तो हम उसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेकंड और फोर्थ को देखिए, ए बी यहां पर है, ए के बाद ब्लैंक यहां पर है, इसका मतलब यहां पर आने वाला है बी।
ए बी सी डी, तो ए बी सी बी, तो यहां ऊपर भी ए बी सी बी, तो ये दो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब यहां पर अगर हम देखें सबसे पहले और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में अगर हम देखें तो ए सी बी सी, ए सी बी सी, यानी कि हमारा सबसे पहला जो ऑर्डर है, पहले ऑर्डर में से निकल के आया बी, सेकंड में से निकल के आया सी, थर्ड में से निकल के आया जो हमने फिल किया है वो है बी, और लास्ट में से भी निकल के आया बी, यानी कि बी सी बी बी, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर की फॉर्म में, सो जो कि है बी सी बी बी। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, मिरर इमेज से रिलेटेड। मिरर इमेज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिरर कहां पर रखा हुआ है। अगर जो हमारे लेटर्स हैं, जैसे कि यहां पर इन्होंने गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द गिवन लेटर्स क्वालिटी व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड, इसके राइट साइड, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है क्वालिटी, और क्वालिटी के राइट साइड में ये जो मैंने साइन लगा दिया, ये साइन है मिरर का साइन, मिरर का साइन। तो साथियों ये आपके जो हैं वो इन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इन्वर्ट में हमें ये याद रखना है कि अगर यहां पर y से स्टार्ट है तो यहां पर सबसे पहले y ही आने वाला है इमेज में, फिर t आने वाला है, फिर i आने वाला है, फिर l आएगा, लेकिन l लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, यानी कि L में जो नीचे वाली लाइन है वो राइट हैंड की तरफ थी, लेकिन इमेज के अंदर वो लेफ्ट हैंड की तरफ। फिर आपका A आएगा, फिर U आएगा, फिर Q आएगा, और Q में के अंदर भी ये जो हम एक छोटी सी बार लगाते हैं ये भी दूसरी तरफ आएगी, यानी कि ऑप्शंस में से अगर हम देखें पहला ऑप्शन YT, तो यहाँ पर ये जो L है ये गलत हो गया, YT J आना ही नहीं चाहिए था, YTI Z है ही नहीं, YTIL A U Q, हाँ जी ऑप्शन डी के साथ हम जाने वाले हैं साथियों। Y है, T है, I है, L इन्वर्ट कर दिया, A है, U है और Q को भी इन्वर्ट कर दिया। तो यानी कि यहां पर अगर आपने मिरर यहां पर रख दिया तो आपका आंसर ये होगा। लेकिन साथियों यहां पर क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है कि कई बार हम मिरर को यहां पर प्लेस करेंगे, तो यहां पर प्लेस करने पर हमारी इन्वर्जन कैसे होगी वो भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। द अर्थमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन है द टोटल एज ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी को अगर हमें जोड़ दूं तो दोनों की एज मिला के आती है 12 ईयर मोर, यानी कि वो 12 साल ज्यादा है किसकी एज से। तो मैंने ए और बी को जोड़ दिया, दूसरी साइड में अगर देखता हूं द टोटल ऑफ बी एंड सी, बी और सी को भी मैं जोड़ दूं तो इनकी जो एज है बी और सी की मिलाकर उससे भी 12 साल बड़ी, यानी बी और सी को मिलाकर मान के चलिए 20 साल आए, उससे भी ए और बी की जब एज को मिलाते हैं तो 12 साल ज्यादा आती है, यानी कि उसमें हम दूसरी साइड ऐड करेंगे और फिर इक्वल पुट करेंगे। जैसे ही हम इक्वल पुट करेंगे आप देख सकते हो कि बी को हम बी से कैंसिल कर सकते हैं, ए की वैल्यू आई सी प्लस 12, यानी कि ए की एज सी की एज से भी 12 साल ज्यादा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सी इज हाउ मेनी यंगर, सी कितना छोटा है, सी 12 साल छोटा है और ए 12 साल उससे बड़ा है। आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि 12 ईयर्स। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें ओड वन आउट करना है, इसके लिए हमें चाहिए हमारा पैटर्न, तो हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। सबसे पहले हम 13 तक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहां से हम 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 और 6। तो साथियों जैसे ही आपको एग्जाम के अंदर टाइम मिलता है, कहीं भी आपके एडमिट कार्ड के आसपास या कहीं भी ब्लैंक स्पेस के अंदर आप ये पैटर्न जरूर बना लें। ये पैटर्न डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आपका बूस्ट करने वाले हैं मार्क्स को। तो इस पैटर्न में क्या है कि हम आगे से और पीछे से दोनों तरफ से इस सीरीज के को चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम N O P Q R S T U V W X Y और Z, यानी कि अगर आपको चेक करना है कि Z आगे से कौन से नंबर पे है तो वो है 26 नंबर पे। लेकिन अगर आपको Z का पीछे से नंबर चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन है उसके पीछे से। ऐसे ही R
आर आगे से 18वें नंबर पे, 18th नंबर पे और पीछे से 9th नंबर पे है। तो ये सीरीज इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे, दोनों पैटर्न एक साथ यहाँ पे क्लियर होते हैं आगे से और पीछे से पोजीशंस के। चलिए अब हम चेक करते हैं। डी और डब्ल्यू यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे कि डी आगे से 4th पे है तो डब्ल्यू पीछे से 4th पे है। जी और टी, देखिए आपका आंसर भी यहाँ पे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी आगे से 7th पोजीशन पे है तो टी पीछे से 7th पोजीशन पे है। के और पी, के आगे से 11th पोजीशन पे है और पी आपका पीछे से 11th पोजीशन पे है। एफ और आर, तो साथियों एफ तो है 6th पोजीशन पे लेकिन आर की पोजीशन पीछे से 9th है, यानी कि जो ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी सबसे अलग है। इस प्रकार से हमने आइडेंटिफाई कर लिया इस पैटर्न को ड्रॉ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा है, कितनी ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर। साथियों एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर डायगोनल्स बनाई हैं, तो सबसे पहले अगर मैं इसी फिगर को दोबारा से ड्रॉ करूं ताकि आप समझ पाएं कि कितने यहाँ पर ट्रायंगल्स हैं, तो देखिए सबसे पहले ये 2 ट्रायंगल्स हो गई। उसके बाद साथियों, उसके बाद अगर हमें इसी को दूसरी डायगोनल्स की तरफ से ड्रॉ करूं तो ये 3 नंबर ट्रायंगल और ये 4 नंबर ट्रायंगल। साथियों फिर फाइनल जो हमारा फिगर है, फाइनल फिगर के अंदर हमारी छोटी ट्रायंगल्स निकल के आती हैं। ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर, यानी कि डायगोनल्स के द्वारा बनाई गई ट्रायंगल्स का नंबर 8 होता है, चाहे वो स्क्वायर के केस में हो, क्वाड्रिलेटरल के केस में हो, या हो वो रोम्बस या रेक्टेंगल के केस में। तो साथियों टोटल निकल के नंबर हमारा 8 आता है इस क्वेश्चन के अंदर। कैलेंडर, कैलेंडर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि 365 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर के अंदर, 366 डेज होते हैं एक लीप ईयर के अंदर। लीप ईयर वो होते हैं जिसमें जो डिविजिबल हो 4 से, यानी कि जिसके लास्ट की 2 डिजिट्स डिविजिबल हो 4 के साथ। जैसे कि यहाँ पर जनवरी 24 के बारे में बात की गई है। 2024 एक लीप ईयर था, इसके अंदर फेब के अंदर 29 डेज थे। टोटल पूरे साल में मिलाकर 366 डेज थे। एक पूरे साल के बीत जाने पर अगले अगर हम साल को वही नंबर देखते हैं कि भाई जैसे 1 जनवरी और अगले साल 1 जनवरी को देखें तो यहाँ पर 365 डेज में 1 ओड निकल के आता है। वो 1 ओड कैसे निकल के आता है, 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करें, 5 जा 35, 2 जा 14, यानी कि आपका एक नंबर एक्स्ट्रा है। ये तो 52 वीक्स तो कंप्लीट है, पूरे होंगे 52 वीक्स, और उससे अगला दिन होने वाला है वहां पर। तो यहाँ पर ये हमारा पैटर्न निकल के आता है। अब उसने पूछा है कि 1 जनवरी 2024 को मंडे था, 1 जनवरी 2025 को क्या होगा। तो आपको चेक करना है सबसे पहले कि कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर है तो आपके ओड नंबर्स 2 निकल के आते हैं। चलिए ओड नंबर्स यहाँ पर 366 के लिए चेक कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 16 हमारा आया, 2 जा 14, 2 हमारा आया, यानी कि वीक पूरे होने के बाद 2 डेज एक्स्ट्राज हैं, यानी कि मंडे था। तो साथियों मंडे के फिर जो 2 दिन एक्स्ट्रा, मंडे के बाद अगला आया ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद अगला आया वेडनेसडे। तो वेडनेसडे आपका ऑप्शन सी आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। आई होप यहां से आपको आइडिया हो गया हो कि एक नॉर्मल ईयर के अंदर 1 ओड आता है तो इसका मतलब एक दिन बढ़ जाएगा, पीछे की तरफ जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। लेकिन लीप ईयर के केस में ये होता है, पैटर्न फॉलो करता है 2 को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। केवीएस और एनवीएस के साथ ही ध्यान दें कि 20 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के होने वाले हैं। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। कोई भी क्वेश्चन आपको रीजनिंग में गलत नहीं करना है, पूरे नंबर लेने की कोशिश अगर आपको करनी है। आप हमारी वेबसाइट इस सीरीज के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ, चाहे वो तैयारी कर रहे हो DSSP की, क्या वो तैयारी कर रहे हो HSSC या SSC की किसी एग्जाम की, तो साथियों हर एक जगह पर रीजनिंग के ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और केवीएस और एनवीएस की परीक्षा में तो सिर्फ 1 महीने का समय बचा है, तो यहाँ पर आप जुड़ जाइए तैयारी के अंदर। यहाँ पर उसने क्वेश्चन किया है, फ्रॉम द गिवन वर्ड्स इम्पॉसिबल विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इम्पॉसिबल में से क्या नहीं बनाया जा सकता, तो एक लेटर कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो कि यहाँ इम्पॉसिबल में नहीं है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में गिवन है पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल में आई एम काट दें तो पॉसिबल ही बचता है, यानी कि पॉसिबल तो बनाया जा सकता है। दूसरा पार्ट अगर हम देखें, पोज POSC तो OSB है और लास्ट में EB है, यानी कि इसमें भी कोई डाउट नहीं है। थर्ड में स्माइल अगर हम देखें तो S है, M है, I है, L है और E है। लास्ट अगर हम देखें इम्पोजिंग, तो इम्पोज तक तो बिल्कुल सही है, IMPOS। फिर आ गया जी ING, तो IB है,
एन नहीं है और ना ही जी है, तो ना तो एन है ना ही जी है इम्पॉसिबल में। दैट्स वाई इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक द लेटर इम्पोजिंग फ्रॉम द गिवन लेटर्स। तो साथियों आंसर होने वाला है डी। तो साथियों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे इस चैनल द पीएच क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सिलेक्शन श्योर कीजिए केवीएस और एनवीएस और बाकी सभी एग्जाम्स में भी। चलिए हम मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक जय हिंद जय भारत।